Hello friends, welcome to all my dear students and your dear friends. आप सभी बच्चों का कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स क्लासेस में मन लगाकर स्टडी करने के लिए प्यारा सा चैनल के द्वारा स्वागत है। आप सभी बच्चे कंसंट्रेट होके पढ़ाई कर रहे हैं और 11th के फिजिक्स के जानकारी को हासिल कर रहे हैं। आप सभी बच्चे स्वागत के योग्य हैं। तो चलिए हम बच्चे लोग पिछले क्लास के जो थ्योरी थे उसको आगे बढ़ाते हैं। और पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन सुना था डायमेंशन को खूब अच्छा से मैंने सुन लिया था। डायमेंशन एक्चुअली है क्या, उसे मेरा मन क्या समझेगा, मैं कैसे उसको फॉलो करूँगा, उसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, इन सभी बातों को आपने सुना था। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मूल भौतिक राशि के डायमेंशन को लिखने के लिए सीख लिया था और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को लिखना स्टार्ट किया था। 2 पॉइंट हम लोग लिखे थे, वेलोसिटी स्पीड, वेग और चाल का यूनिट हम लोगों ने देखा था और उसका डायमेंशन भी लिखने सीख लिया था। फिर दूसरा है एक्सेलरेशन, त्वरण का भी डायमेंशन हम लोगों ने देखा था। तो इतने सारे टर्म का डायमेंशन देख लिए थे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और तीसरा पॉइंट उसमें था फोर्स का डायमेंशन लिखना चाहते हैं। तो फोर्स का फार्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। आपको मैंने कहा भी था कि जितने टर्म का मैंने यूनिट सिखाया आपको, उतने टर्म का आप डायमेंशन आपको लिखने के लिए सीख लेना है। तो बहुत सारे बच्चों ने डायमेंशन लिख के हमको भेजा भी था। कुछ बच्चों का मैं चेक कर पाया हूँ, कुछ बच्चों का चेक नहीं कर पाया। अभी मैं बहुत सामूहिक रूप से बना देता हूँ, आप सारे बच्चे अपना अपना चेक कर लेंगे। तो चलिए फोर्स को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। हिंदी में इसको कहते हैं बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, है ना। अब इसका डायमेंशन हमें लिखना है। तो प्यारे बच्चों, फोर्स को कैपिटल बॉक्स में घेर देंगे। इसका मीनिंग हो जाएगा डायमेंशन ऑफ फोर्स इक्वल टू डायमेंशन ऑफ मास इनटू डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। हिंदी में कहेंगे बल का बीमा बराबर द्रव्यमान का बीमा गुना त्वरण का बीमा। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। मास का डायमेंशन m और त्वरण का डायमेंशन LT-2। पिछले क्लास में आपका सेशन नंबर 11 में इसको दिखाया गया था। तो आफ्टर सॉल्यूशन इसका जवाब आपका होगा MLT-2। इसको इस तरह से बॉक्स में बंद कर दीजिए, आपका गप हो जाएगा क्लियर। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स आपने देख लिया। नंबर 4 में हम लोग चलते हैं। डायमेंशन ऑफ एरिया। एरिया क्षेत्रफल हो जाएगा। कोई भी शेप का एरिया ले लेते हैं। 4πr², या एक स्फेरिकल सरफेस गोलाकार सतह का क्षेत्रफल का एरिया का फार्मूला है, जिसमें से r आपका रेडियस है। r क्या है? रेडियस त्रिज्या है आपका,
जिसको हम लोग क्या समझते हैं, लेंथ समझेंगे। 4 पाई आपका नंबर है, 4 पाई क्या है, नंबर है। और हमें याद रखना होगा एनी नंबर इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी। इसको हिंदी में कहते हैं कोई भी संख्या बीमाहीन राशि होता है, ये हम लोग बोलेंगे इस तरह से। तो ये डायमेंशन लेस होता है संख्या। तब मैं कहूँगा एरिया का हिंदी होता है क्षेत्रफल। इस क्षेत्रफल का डायमेंशन जो होगा 4 पाई डायमेंशन लेस होगा नंबर, कुछ नहीं लिखेंगे। और रेडियस का L लिख देंगे और पावर 2 है तो पावर 2 दे देंगे, तो ये L2 हो गया। इसका दूसरा रूप होगा इस तरह से M0 L2 T0। MLT के रूप में यदि बताना चाहें तो हम लोगों का जवाब होगा यहाँ पर मास पर पावर 0 T पर पावर 0 L2 बोलेंगे। तो M0 L2 T0 मतलब मास और लेंथ, मास और टाइम इस एरिया में नहीं होता है। एरिया को इन दोनों टर्म से कोई मतलब नहीं है। एरिया मास और टाइम पर डिपेंड नहीं करता है, ओनली लेंथ पर डिपेंड करता है, और उसमें 2 लेंथ होते हैं। नंबर 5 में हम लोग देखेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम आयतन। कोई भी शेप है, जैसे स्फेरिकल शेप का एरिया लिया तो उसी का वॉल्यूम लेते हैं 4/3 पाई R3। तो 4/3 यहाँ भी आपका नंबर हो गया, और कोई भी नंबर होगा डायमेंशन लेस तो इसका डायमेंशन नहीं होगा, इसको भूल जाएंगे। तो डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इक्वल टू सीधा कर देंगे डायमेंशन ऑफ रेडियस। डायमेंशन ऑफ रेडियस तो पावर 3 है तो हो जाएगा L3। इसका दूसरा रूप हम लोग लिखेंगे ML के रूप में, M0 L3 T0 का हो जाएगा। तो चलिए यहाँ तक ध्यान से समझेंगे। आप लोग गौर करके देखिए यहाँ पर कि सर वॉल्यूम कोई भी शेप है, किसी भी शेप का कोई भी बॉडी है तो उसमें हमेशा 3 लेंथ होता है। L3 का मतलब वह 3 लेंथ होगा, उसमें मास और उसमें टाइम इन्वॉल्व नहीं होता है, यही इसका मीनिंग हुआ। नंबर 6 आप ले लीजिए एंगल, कोण। तो एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। हम लोग बच्चे क्लास में मैथमेटिक्स में पढ़ चुके होंगे, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे त्रिज्या। तो इसका डायमेंशन लेना चाहेंगे तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि आपको सिखाया गया था कि सर आर्क चाप को और रेडियस को लेंथ मानेंगे, तो आर्क और रेडियस दोनों का लेंथ है तो L/L हो जाएगा। L0 लिख देंगे मीन्स 1 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट हम यहाँ पर कहेंगे एंगल इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी। कोण बीमाहीन राशि होता है। कोई भी जो कोण होता है उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, कोई बीमा नहीं होता है, ये हम लोग बोलेंगे। अब देखिए आपको एक दिन बताया था मैंने पिछले क्लास में चर्चा में, बीच में अचानक बोला था कि एंगल एक ऐसा टर्म है जिसको हम लोग ना तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे ना तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। 2 क्वांटिटी ऐसा है
जो ना तो फंडामेंटल होगा ना डिराइव्ड होगा, और वो टू क्वांटिटी कौन कौन था? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, कोण और घन कोण, ये दोनों आपका फिजिक्स के नियम का पालन नहीं करता है, लेकिन उसके बिना फिजिक्स संभव नहीं है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। तो क्यों यहाँ पर अब क्लियर हो रहा है कि एंगल का डायमेंशन नहीं होता, मतलब डायमेंशन लेस होता है। तो फिजिक्स का कहना है जिस क्वांटिटी का, फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन होगा उसका यूनिट भी होगा, जिसका डायमेंशन नहीं होगा यूनिट नहीं होगा। लेकिन एंगल और सॉलिड एंगल टू फिजिकल क्वांटिटी, टू क्वांटिटी ऐसा है जो डायमेंशन नहीं होता है जिसका, लेकिन उसका यूनिट होता है। और एंगल का ऐसा यूनिट आपने पढ़ा था रेडियन, और सॉलिड एंगल का पढ़ा था स्टेरेडियन। ये दो बातें आपने सुना था। लेकिन है ये डायमेंशन लेस, लेकिन यूनिट होता है, और वो यूनिट इसका होता है रेडियन। डिग्री में भी मापते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट क्या है? रेडियन है आपका। तो इस तरह से आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और न्यू पॉइंट को चूज करेंगे। ये डायमेंशन का जो टर्म बताया अभी तक, और दो टर्म आपको बताएंगे जितना याद रखना होगा। पहला नंबर में बताया था स्पीड और वेलोसिटी, दूसरा में बताया था एक्सेलरेशन, तीसरा हो गया फोर्स, चौथा हो गया एरिया, पांचवा हो गया वॉल्यूम, 6 हो गया आपका एंगल, और आपका एक सॉलिड एंगल है उसको भी देख लीजिए। इतने सारे टर्म को आपको याद रख लेना है। अब इसमें से कोई भी चीज़ पूछ दिया जाए आपसे, 7-8 टर्म है यहाँ पर, इसका कभी भी कोई डायमेंशन पूछे तो सोच के नहीं बोलना है, डायरेक्ट हम बच्चों को याद रहना चाहिए। तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वह याद रहेगा। और तो यहाँ पर आपका 7 नंबर में देखते हैं आएगा आपका सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, तो इसका फार्मूला हम लोग पढ़े थे, DA cos थीटा बाय आर स्क्वायर। घन कोण, ध्यान से देखिएगा, घन कोण, जिसमें से आपको सिखाया गया था कि ये DA क्या था आपका? स्मॉल एरिया था ये आपका। R क्या था आपका? डिस्टेंस है, दूरी बताएगा। cos थीटा को तो आप लोग जानते हो। तो इसमें से DA एरिया है, एरिया का डायमेंशन याद है, आर्क का डायमेंशन 1 होता है, लेंथ मानेंगे उसको। कॉस डायमेंशन लेस होता है। तो मैं यदि पूछूं यहाँ से, इसका सिंबल जो भी है ओमेगा दिए थे, याद होना चाहिए। यदि मैं इसका डायमेंशन लेना चाहूँगा, सॉलिड एंगल या घन कोण का डायमेंशन, तो DA हुआ एरिया, एरिया का डायमेंशन L2, कॉस डायमेंशन लेस होता है तो वहाँ 1 लिखेंगे। और रेडियस R है, तो रेडियस नहीं, सॉरी, यहाँ पर डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को लेंथ मानेंगे, उसका डायमेंशन L होगा, पावर 2 हो गया। तो यहाँ भी हो गया L0, मतलब हो जाएगा 1। मतलब हम लोग यहाँ पर कहने के लिए तैयार हैं, सॉलिड एंगल इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। घन कोण विमाहीन राशि होता है, ये आराम से बोलेंगे। 8 नंबर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये 6 गो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ होता है, उसका डायमेंशन देखना चाहेंगे। तो सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ का जैसे है, साइन ले लेते हैं,
साइन थीटा, साइन कॉस टेन कॉस एक्स और कॉट कोई भी लीजिए आप। तो साइन थीटा यदि लेते हैं तो आप गौर करके देखेंगे, सारे बच्चे इससे कन्फर्म है यहाँ पर, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। यदि ये एंगल थीटा है आपका और ये आपका पी कहलाता है, ये बी कहलाता है, ये एच कहलाता है, ये 90 का, हिंदी में इसको कहते हैं कर्ण, इसको कहते हैं आधार, इसको कहते हैं लंब। तो चाहे कर्ण बोले या लंब बोले या आधार बोले, ये तीनों में से कुछ भी बोले तो वो तो इस ट्रायंगल का जो साइड का है लेंथ ही बताएगा, भुजा की लंबाई बताएगा वो। तो लंब होगा, आधार होगा या कर्ण होगा, ये तीनों हमें क्या बताएगा, लेंथ बताएगा। और इन तीनों का डायमेंशन क्या लिखेंगे, एल। तो सर साइन थीटा इक्वल टू होता है आपका, सारे बच्चों को पता है, p/h। तो यहाँ पर अब ये डायमेंशन लेने कहूँगा, p हो गया तुम्हारा लंब, h हो गया तुम्हारा कर्ण, और सबको लेंथ मानेंगे तो l/l, तो हो जाएगा l0 1। इसका मतलब मैं कहूँगा साइन थीटा सिमिलरली कॉस थीटा सिमिलरली टेन थीटा सिमिलरली कॉसेक थीटा सेक थीटा एंड कॉट थीटा, कॉट थीटा, all are dimensionless क्वांटिटी। ये सभी विमाहीन राशि हैं, ये सभी विमाहीन राशि है। अब देखिए गौर से, ये 8 नंबर तक हम लोगों को याद रखना है। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, जिसका नाम है मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। उन सभी का डायमेंशन आपको पिछले क्लास में बताया गया है, वो हम बच्चों को याद रहना चाहिए। फिर ये एक टर्म आपके सामने हुआ, ये डिराइव फिजिकल क्वांटिटी में आया, और इसमें 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है, एंगल और सॉलिड एंगल। इतने टर्म का, इतने फिजिकल क्वांटिटी का आपको डायमेंशन याद रख लेना है। उसके बाद दुनिया में जो भी क्वांटिटी आएगा घूम फिर कर इसी में से घूमता रहेगा, इससे बाहर नहीं जाता है, इसी में से उल्टा पुल्टा करते रहेंगे, एक्सचेंज करते रहेंगे, आपका रिजल्ट आते रहेगा। तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए इसको हम लोग अब आगे बढ़ाते हैं। तो मैं थोड़ा चेक करूँगा कि जितना सा बात अभी बताया गया वो आपको याद है या नहीं। तो मैं पूछूँगा, आप बच्चों को जवाब देते जाना है, देखना है कि कौन कितना सा याद रख पाए हैं अभी तक। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आप लोग को ध्यान देना है, मैं पूछूँगा, आपका जवाब मुझे चाहिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, स्पीड का डायमेंशन क्या होगा? यदि मैं ये पूछूं आपसे तो आप इसका जवाब देंगे, मैं चेक करूंगा कि आप लोग को याद है या नहीं। तो चलिए आपके आंसर का मैं इंतज़ार कर रहा हूं, और कुछ बच्चों का जवाब मैं दिख रहा है लेकिन सही से वहाँ लिख नहीं पा रहे हैं, पावर को सही ढंग से नहीं दे पा रहे हैं। तो इसका आंसर आपने कहा है LT-1। चलिए इस तरह से आपको लिखना है, तो मैं ही लिखूंगा, आपको यस नो बोल देना है, हो जाएगा। तो स्पीड का डायमेंशन आपको याद है। तो सेम यही चीज़ वेलोसिटी का भी होता है, वेलोसिटी का भी डायमेंशन कहेगा, हिंदी में वेग है, ये कहेगा डायमेंशन क्या होगा, तो आपका यही जवाब होगा। चलिए ये आपको याद है। अब आपको मैं पूछूंगा, ध्यान से सोच के जवाब देंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ फोर्स, बल का डायमेंशन क्या होगा? तो आपका जवाब आना चाहिए बिना कुछ सोचे समझे, तुरंत ये याद हो जाना चाहिए और इसका जवाब आपसे मिल जाना चाहिए, MLT-2। तुरंत जवाब देते हैं तो मज़ा आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इतनी सारी बातों को हम लोग देख लिए, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा डायमेंशन ऑफ
वॉल्यूम, तो डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम तो जवाब होगा L3। बोलेंगे क्या? L3 लिखेंगे इस तरह से। उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरण, त्वरण का डायमेंशन क्या होगा, ये जवाब चाहिए। तो इसका जवाब आपका हो जाएगा L_t-2। डायरेक्ट आपको बोल देना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग डायरेक्ट बोल पा रहे हैं, मज़ा आएगा आपको बोलने में। तो ये सब अब आपको याद हो जाना चाहिए। तो चलिए, जितने साथ दूरी तय कराया मैंने आपको, वो सभी बातें आपको याद रहे तो कुछ कठिन नहीं है। 5-6 टर्म है, 2 सप्लीमेंट्री है, बाकी इधर है। तो अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे और 9 नंबर में हम लोग चलिए देखते हैं अब क्या होता है। 9 नंबर में मैं आप पूछूंगा, सिर्फ फार्मूला लिखूंगा, डायमेंशन आप लोग खुद लिख लेंगे। मेरे लिखने से पहले ही कुछ बच्चे ज़रूर लिख लेंगे, जवाब भी दे देंगे। तो चलिए मैं लिखता हूँ टर्म डेंसिटी। डेंसिटी हिंदी में कहते हैं घनत्व का फार्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम हिंदी में कहते हैं इसको घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। डियर स्टूडेंट, डायमेंशन लेना है, यह भी डेंसिटी का वैल्यू को बताने के लिए फार्मूला था। बॉक्स में जैसे बंद करते हैं तो ये डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने लगता है। इसका मतलब पढ़ेंगे घनत्व का बीमा बराबर द्रव्यमान का बीमा बटे आयतन का बीमा। अब इसका जवाब देना है आपको। मास, डायमेंशन ऑफ मास कैपिटल M और वॉल्यूम का आपने देखा L3। अब इसको सॉल्व करेंगे, L ऊपर चला जाएगा, ml-3, ये आपका जवाब होगा। इसका दूसरा रूप भी लिखेंगे, T नहीं है तो हम दे सकते हैं ml-3 T0। mlt के रूप में इसको लिखना ज़्यादा बेहतर होता है किसी भी टर्म के डायमेंशन को। उससे पता चलता है कि जिसमें पावर 0 आ गया मतलब वह टर्म उस फिजिकल क्वांटिटी में इन्वॉल्व नहीं है। तो डेंसिटी को वास्तव में, डेंसिटी वर्ड जो है फिजिक्स का, इसको टाइम से कोई मतलब नहीं है, मास और वॉल्यूम से मतलब है। मतलब उसमें मास और लेंथ का इंपॉर्टेंस है, टाइम का कोई यूज नहीं है। मास सिंगल टाइम आता है, लेंथ 3 टाइम आता है। चलिए नंबर 10। अब हम लोग आपके सामने ला रहा हूं टर्म मोमेंटम। मोमेंटम, इसको इंग्लिश में कभी हम लोग लीनियर मोमेंटम भी बोलेंगे। लीनियर मोमेंटम, हिंदी में इसको कहते हैं रेखीय संवेग। रेखीय संवेग। तो प्यारे बच्चों, संवेग या रेखीय संवेग लिखा रहेगा, दोनों का मीनिंग एक ही है। जब कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर गति करता है तो वहाँ पर जो वस्तु का संवेग है उसको रेखीय संवेग कहेंगे, लीनियर मोमेंटम कहेंगे। तो ये बराबर होता है, इसका सिंबल हम लोग याद करिएगा, स्मॉल p यूज़ करते थे। मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, सिर्फ संवेग बोले या रेखीय संवेग बोले, इसका फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी, हिंदी में कहेंगे इसको द्रव्यमान गुना वेग। तो गौर करके देखो और विचार करो, यदि मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन पूछता है तो डायमेंशन ऑफ मोमेंटम लेना चाहेंगे तो डायमेंशन ऑफ मास इंटू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। रेखीय संवेग का डायमेंशन बराबर द्रव्यमान का डायमेंशन गुना वेग का डायमेंशन। तो बाबू लोग, द्रव्यमान हो गया तुम्हारा m, वेग हो गया L_t-1। तो बोलेंगे हम लोग mL_t-1, दिस इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। लिखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो आपके सामने जो फ्यूचर में प्रश्न आएगा, या आपका यहाँ 11th ही नहीं 12th बोर्ड एग्जाम में भी ये सब बातें पूछा जाता है, लेकिन वो जो पूछा जाता है 12th का जो टर्म होता है उसका डायमेंशन पूछा जाता है।
तो ये सब वर्ड 11-12 सब जगह यूज होगा, लेकिन स्पेशल 12 का जो न्यू टर्म होगा, जो 11th में आप कभी नहीं देखेंगे उसको, कभी आपसे उनको मुलाकात नहीं होना है, वो सभी टर्म का भी डायमेंशन आपको अभी ही लिखना है, और आपको धीरे धीरे मैं बढ़ाते जा रहा हूँ और वो सब बात सिखाएंगे। आप कंटिन्यू बने रहेंगे। कोई चीज़ हल्का होता है तो कभी कभी कोई चीज़ भारी भी होता है, और हर चैप्टर में कुछ चीज़ें थोड़ा इजी होगा, कुछ चीज़ें फास्ट होगा। तो हमारा फीलिंग्स ये होना चाहिए कि सारे चीज़ इजी है, सबको एक समान मानेंगे, भारी कुछ नहीं है दुनिया में। मन को जिस समय भारी दिखाएंगे भारी, हल्का दिखाएंगे हल्का, सोचने पर डिपेंड होता है। इसलिए मन को समझाएंगे सब इजी है, हमें सबको भी पढ़ना है, सबको समान अधिकार देना है, सबको समान प्यार से देखना है। तो ये सारी वर्ड आपके सामने देखा गया। चलिए नंबर 11 पर हम लोग आते हैं, और वो हमारे सामने टर्म आएगा इम्पल्स। इम्पल्स, इम्पल्स इक्वल टू होता है फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। हिंदी में इसको कहते हैं आवेग। आवेग बराबर बल गुना समयांतराल। बल गुना समयांतराल। डियर स्टूडेंट, इम्पल्स का डायमेंशन बराबर डायमेंशन ऑफ फोर्स इनटू डायमेंशन ऑफ टाइम इंटरवल। हालांकि देखिएगा इम्पल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम भी है। चेंज इन मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन जो है, संवेग में परिवर्तन शब्द का जो है वह भी मतलब यही होता है, बल गुना समयांतराल होता है। तो आवेग तो डायमेंशन ऑफ बल, बल का बीमा गुना समयांतराल का बीमा। तो बल का बीमा सारे बच्चे जानते हैं इस दुनिया में, बल का बीमा होता है mLT-2। अब ये याद हो जाना चाहिए आपको, नहीं आएगा तो इसको तोड़ना होगा। बल का फॉर्मूला लिखना होगा द्रव्यमान गुना त्वरण, फिर त्वरण का फॉर्मूला लिखना होगा वेग पर परिवर्तन बटे समय, फिर वेग का फॉर्मूला लिखना होगा विस्थापन बटे समय। तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे, लास्ट में सारे टर्म जो बचेंगे वो 7 फंडामेंटल बचते हैं, और उस 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हमको याद है, पुट कर देंगे मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग बल का डायमेंशन गुना समय अंतराल का डायमेंशन टाइम टी। समय का अंतर हो या समय हो, टाइम का टी होगा उसका। तो आफ्टर सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग mLT-1 हो जाएगा। क्या है क्या -2 है, यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1 छुपा है, -2 + 1 -1। तो ये आपका हो गया डायमेंशन ऑफ इम्पल्स। तो आप देख रहे हो नंबर 10 नंबर 11 में मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम और इम्पल्स, इसका डायमेंशन सेम आपको दिख रहा है, mLT-1, यहाँ भी दिख रहा है mLT-1, राइट। चलिए हम लोग यहाँ तक देख लिए पहुँच गए। अब हम लोग और एक कदम आगे बढ़ाते हैं, कुछ नए टर्म यहाँ पर आपको लाते हैं। तो इम्पल्स मोमेंटम को हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग वर्क एनर्जी पावर पर फोकस करते हैं। जो जो बच्चे बना लिए हैं उसको गौर से देखिएगा, एकदम हड़बड़ाना नहीं है, बना लिए हैं तो भी अच्छी बात। तो जो बच्चे नहीं बनाए तो विशेष गौर करेंगे, ज़रा सा भी ध्यान नहीं भटकाएंगे अपना। और जो बच्चे बना लिए हैं कोशिश कीजिए कि कोई चीज़ सुनने से बर्बाद नहीं होता है, कोई चीज़ हानि नहीं होता है, फ़ायदा होगा, कभी घाटा नहीं होता है। पढ़ाई जितना बार किया जाए कोई चीज़ को कम होता है वो। तो चलिए नंबर 12 में हम लोग देखते हैं वर्क। वर्क का जो वास्तव में फार्मूला होता है F/S × cos थीटा, वेयर F किसको बताता है, फोर्स को, बल को बताता है ये, S डिस्प्लेसमेंट,
हिंदी में कहते हैं इसको विस्थापन। और cos थीटा तो अभी तक समझ में किए थे। तो कहूँगा मैं कार्य का डायमेंशन लेना है सर, तो F हो गया बल फोर्स, S हो गया डिस्प्लेसमेंट, cos थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिसको आपने देखा अभी, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ। बल का डायमेंशन ML_T-2, ये हम लोगों को याद रख लेना है। अब S डिस्प्लेसमेंट को लंबाई समझेंगे, डिस्प्लेसमेंट को हमारा मन क्या समझेगा, लेंथ समझेगा। लेंथ का डायमेंशन आपको याद है L, और cos थीटा sin थीटा tan थीटा डायमेंशन लेस, जो डायमेंशन लेस है वहाँ 1 लिख देंगे हम। तब इसको सॉल्व करिएगा तो आपका जवाब होगा ML2T-2। गौर से देखते जाइएगा, देखने में कोई कंजूसी नहीं करना है। नंबर 13, ये सर वर्क का डायमेंशन आपने देखा। 13 में एक वर्ड आएगा आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हिंदी में कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। तो जो त्वरण का डायमेंशन होता है वही इसका भी होता है। एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन होता है इसका भी डायमेंशन वही है। तो उसका डायमेंशन आपको याद होना चाहिए, LT-2 मैंने लिखवाया था आपका, तो इसका भी डायमेंशन होगा LT-2। और अधिक सजा के लिखना चाहेंगे इसको तो हम लोग M0LT-2 ऐसा लिखेंगे। तो चलिए नंबर 14 में, इसलिए इसको यहाँ लिख दिया कि इसके बाद इसका ज़रूरत है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हिंदी में कहते हैं इसको स्थितिज ऊर्जा। जरूर आप लोग पढ़े हैं कभी लाइफ में, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है M×G×H, M×G×H। M आपको रिप्रेजेंट करेगा किसको, मास को। M आपका यहाँ पर मास है। G अभी तुरंत बताए थे, यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का सिंबल स्मॉल g होता है, याद रखिएगा। H हुआ हाइट, ऊंचाई, इसको हम लोग क्या समझेंगे यहाँ पर, लेंथ समझना है। तो चलिए अब इसका डायमेंशन लेना है। तो डायमेंशन ऑफ मास, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, डायमेंशन ऑफ हाइट। मास का डायमेंशन कैपिटल M, G का LT-2 अभी तक आपने देखा यहाँ पर, और हाइट का L लेंगे। सॉल्व कीजिएगा ML2T-2। तो आपने देखा कि वर्क का जो डायमेंशन आपके मिला है वही डायमेंशन आपका पोटेंशियल एनर्जी का भी मिला। मतलब आप याद कर लो, एनर्जी का कोई भी रूप हो दुनिया में, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, एनी टाइप ऑफ एनर्जी, उन सभी एनर्जी का डायमेंशन जब भी कोई पूछेगा तो जस्ट सेम एज वर्क, कार्य के जैसा, वर्क के जैसा हो जाएगा। उसी को याद रखेंगे हम लोग, वही लिखना है। चलिए यहाँ तक हो गया बात। तो देखिए गौर से, यहाँ पर हम लोग फोर्स को यूज किए, फोर्स को डायरेक्ट लिख दिए, जी का मान डायरेक्ट लिख दिए। तो अब यदि ये आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे का भूलते जाएंगे, तो फिर हमारी पढ़ाई कमज़ोर हो जाएगी। तो अब जो हम लोगों के पास जो ऑप्शन है कि सर अब थोड़ा बहुत समझने का तो मेन चीज़ है ही फिजिक्स, बिना समझे तो कुछ याद होता नहीं है, लेकिन समझने के साथ साथ हमें कुछ चीज़ें रटना भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका यूज हम डायरेक्ट यहाँ लिखना है। अब पहले इसको सोचेंगे तब इसको पुट करेंगे तो टाइम किल होगा। तो कुछ बातें याद होता है तो टाइम किल नहीं होता, जल्दी जल्दी हम लोग का काम आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए अब मैं रटने भी कहूँगा कुछ बातें, जैसे ये सब डायमेंशन लिखते जा रहे हैं, लगभग 75, 80, 90 तक भी पहुँच सकते हैं हम लोग लिखते लिखते। अभी 14 नंबर तक ही हम लोग हैं। तो इस तरह से
डायमेंशन हमको लिखना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। कुछ टर्म, ये सब टर्म तो अभी बच्चे क्लास से रिलेटेड है, फटाफट होते जा रहे हैं, लेकिन कुछ टर्म ऐसे होंगे जिनसे आपको कभी मुलाकात भी नहीं हुई है, और वैसे टर्म भी लिखेंगे और उसका डायमेंशन भी आपको सिखाएंगे। तो वहाँ पर पहले हमको वो बताना होगा कि वो टर्म कहाँ से आया। जैसे यूनिट बताने में आपको लिखाने में लिखाते थे सरफेस टेंशन, इलास्टिक कांस्टेंट, स्ट्रेस, ये सब वर्ड कैसे आया है, कहाँ से आया है, किससे रिलेटेड है, वो मैंने पहले डिस्कस किया। उसके बाद तब उसका यूनिट लिखाया था मैंने आपको। तो सेम बाबू इसी तरह के टर्म आएंगे, जिसको पहले बताऊंगा कि वो टर्म कहाँ से रिलेटेड है और कहाँ से वो टर्म आया है आपके पास, तब आप उसका यूनिट डायमेंशन लिखते हैं। तो चलिए, फोर्टीन नंबर में हम लोग बच्चे लोग देखेंगे, 15 होगा ना, 15 नंबर में देखेंगे हम लोग काइनेटिक एनर्जी। लगता था इंक कम हो गया कलम का, क्या काम चलेगा, लेकिन थोड़ा सा दे देना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। डियर स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी को आप लोग जानते हैं, गतिज ऊर्जा को। तो गतिज ऊर्जा बराबर जो आपका होता है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। तो वेलोसिटी का डायमेंशन भी आप लोग जानते हैं, वो डायमेंशन आपका होता है LT-1, और मास भी जानते हैं हाफ 1/2। 1/2 तो आपका संख्या हो गया, वह डायमेंशन लेस होगा, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है, हम उसको इग्नोर करेंगे। तो चलिए मास और वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर और उसका डायमेंशन लिखेंगे हम लोग। तो बढ़ते हैं हम बच्चे लोग आगे एक स्टेप। चलिए, बहुत सुंदर बात। काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू m इंटू v स्क्वायर। सर वेयर m इज मास, ये m मास है, v आपका वेलोसिटी है, वेग है। समझ जाएंगे ये सब बात, छोटे छोटे चीज़ है। अब यदि काइनेटिक एनर्जी को हम लोग ई लिख के ऐसे सब डिनोट करते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं गतिज ऊर्जा का डायमेंशन लेना है सर। तो इसमें जो जो टर्म इन्वॉल्व हुआ है, नंबर को मैं छोड़ता हूँ, मास और वेलोसिटी का डायमेंशन लेंगे। मास का डायमेंशन हुआ m, वेलोसिटी का LT-1 होल पावर 2 करना होगा। तो आफ्टर सॉल्यूशन आपको रिजल्ट आएगा mL पावर 2 हो जाएगा, T पावर -2 हो जाएगा। मतलब हम लोग बोलेंगे डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी mL/T-2। क्या आप लोगों ने देखा ये डायमेंशन जो आपको मिला, ये डायमेंशन क्या पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है? क्या ये डायमेंशन वर्क के बराबर है? यस आपका जवाब होगा, यस सर ये जवाब है। तो चलिए ये आपने देख लिया। अब आपके सामने 60 नंबर में आता है पावर। कोई भी पावर बोलें या इलेक्ट्रिक पावर भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक पावर हम लोग अपने अपने घर में देखते हैं, बल्ब जो लगा रहता है 100 वाट, 15 वाट, 60 वाट, ये होता है, वही पावर है। हिंदी में इसको कहते हैं शक्ति या विद्युत शक्ति। तो पावर इक्वल टू होता है वर्क बाय टाइम, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क। या कोई बल्ब आप देखते हैं, बल्ब हमें लाइट देता है, फैन हमें हवा दे रहा है, घूम रहा है, तो वो सब इलेक्ट्रिक एनर्जी को खर्च करता है। तो कोई भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिक अपरेटस है, वो यूनिट टाइम में कितना एनर्जी खर्च करता है, वह यूनिट टाइम में जितना एनर्जी खर्च करेगा वही उसका कहलाएगा इलेक्ट्रिक पावर। कोई भी मोटर, कोई भी मशीन, कोई भी मनुष्य 1 सेकेंड में जितना वर्क करेगा वही उसका कहलाता है पावर। तो चलिए उस पावर का डायमेंशन क्या होगा? तो बेसिक फार्मूला हो गया वर्क बाय टाइम, हिंदी में हो गया कार्य बटे समय। तो शक्ति बराबर आपका हो गया यहाँ पर कार्य बटे समय। चलिए अब इसका डायमेंशन लेना है सर। डायमेंशन ऑफ पावर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वर्क बाय डायमेंशन ऑफ टाइम। अब आपको वर्क याद है तो डायरेक्ट पुट कर दीजिए। वर्क याद नहीं है
तो इसको लिखेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डायमेंशन ऑफ फोर्स इनटू डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय डायमेंशन ऑफ टाइम। अब फोर्स भी भूल गए सर, तब फिर फोर्स को लिखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन। तो उतनी दूरी तय नहीं करनी है, डायरेक्ट हमको लिख देना है यहाँ पर। तो डायरेक्ट लिख देंगे सर, क्या लिख देंगे, डायमेंशन ऑफ फोर्स mlt-2, डिस्प्लेसमेंट को लेंथ मानेंगे l, टाइम को t, डायमेंशन होगा t, ये लिख दिए। अब इसको सॉल्व करके देखिएगा, ml 1 और 1 2 मिल जाएगा, और t यहाँ -2, यहाँ 1 है, ऊपर जाके -3 हो जाएगा, mlt-3। दिस इज द डायमेंशन ऑफ पावर, इलेक्ट्रिक पावर, एनी पावर। ठीक है, चलिए नंबर 16 हो गया आपका। अब हम लोग नंबर 17 में चलते हैं। हम लोग यहाँ पर मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स इसका दूसरा नाम है टॉर्क। टॉर्क, यदि कोई इंसान पूछता है टॉर्क का डायमेंशन बताओ, तो इसको हिंदी में कहते हैं बल आघूर्ण। बल आघूर्ण, ये सब वर्ड यूज होता है वहाँ पर जहाँ पर कोई वस्तु रोटेट करता है, घूमता है, वहाँ पर ये वर्ड यूज होगा। इसका डायमेंशन बताना है सर, बल आघूर्ण का डायमेंशन बताना है, तो प्यारे बच्चों इसका फार्मूला जानेंगे तब ना। तो इसका फार्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर लेंथ। तो सीधा फोर्स इंटू लेंथ लिख देते हैं यहाँ पर, समझ जाओगे आप लोग। फोर्स इंटू लेंथ, हिंदी में कहेंगे बल गुना लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। तो सर इसका फार्मूला हो जाएगा, फोर्स का तो सब लोग जान रहे हो, लेंथ का भी सब जान रहे हो, तो सर हो जाएगा ml/t-2। प्यारे बच्चों गौर से देखिए, मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क का जो डायमेंशन हुआ, वह डायमेंशन आपको गौर करके देखिए वर्क और एनर्जी के जैसा हो गया। तो चलिए इसको याद रखिएगा, और इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान से देखते जाइए आप लोग फटाफट। तो मोमेंट ऑफ फोर्स को आपने देख लिया। तो अब अगले क्लास में आपको ये सब चीज़ें बता दिया जा रहा है। अब अगले क्लास में जब आप ज्वाइन करेंगे तो उसमें से ये सभी में से किसी का भी क्वेश्चन, किसी का भी डायमेंशन मैं आपसे पूछूं, तो आप बच्चों से मेरा प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि इसको एकदम याद करके क्लास में ज्वाइन होना है। इसको रट जाना है, रट के 4 बार लिखना है। आपस में 2 दोस्त मिल जाना है, एक दोस्त पूछिए, दूसरा दोस्त इसका जवाब दे, दूसरा दोस्त उठाओ, सोच के बताइए सही बोला कि गलत बोला। इस तरह से जब आपस में चर्चा करेंगे तो आपको ज़्यादा याद होगा। और फिर उसके बाद लिखने का कोशिश कीजिए, क्योंकि बच्चे क्लास में कम भी लिखते थे तो काम चल गया था, लेकिन हायर क्लास में जब आप आ गए हो तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो बच्चे जितना ज़्यादा लिखते हैं कॉपी में, जितना रफ कॉपी खर्च करते हैं, वो बच्चे उतना स्ट्रांग होते हैं। ये लंबे अनुभव के बाद खुद पढ़ाई लाइफ में भी हम लोगों ने देखा था, और 18 साल से टीचिंग वर्क कर रहा हूँ, इसमें ये प्रैक्टिस करवा के अनुभव करके देख लिया कि जो बच्चे लिखने पर ज़्यादा जोर देते थे वो बच्चे आज कहीं ना कहीं वीआईपी जगह पर स्टेबल हैं। तो आप बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लिखने पर ज़्यादा जोर देंगे, कॉपी खर्चा करने से नहीं डरेंगे। आप यदि महीना में 4 कॉपी लिख के ख़त्म कर दीजिएगा, कभी भी गार्जियन आपके नहीं डांटेंगे, लेकिन छोला चाट बटोरा जाके खा लेंगे तो डांटेंगे। तो कॉपी लिख के कितना ख़त्म कर सकते हैं, चाहे आपके गार्जियन गरीब हो कि आपके गार्जियन अमीर हो, कभी भी आपको नहीं डांटेंगे। इतना कॉपी काहे लिख दिया, कभी नहीं डांटेंगे। और वही आपके लिए बेस्ट से बेस्ट टेक्निक है याद करने का। लिख कर याद करने में ज़्यादा अच्छा तैयारी होती है, ज़्यादा अच्छा याद होता है। तो नंबर भुला गए, अब जो भी नंबर था
चलिए नंबर 1 टिप दे देते हैं जो भी था। हाँ, अब यहाँ पर आपके सामने न्यू वर्ड आएगा और वो वर्ड आपके सामने रख रहा हूँ मैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यह भी घूर्णन गति करने वाले वस्तु में होता है। जितने भी वस्तु रोटेट करने वाली दुनिया में है सभी के अंदर एक इंटरनल प्रॉपर्टी होता है, आंतरिक गुण होता है जो अपने ही रोटेशनल मोशन का अपोज करता है। उसी प्रॉपर्टी को कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया जड़त्व इसका हिंदी वर्ड होता है। न्यूटन साहब ने भी बताया था, न्यूटन के गति का पहला नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है वो लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर रहना चाहता है, जो वस्तु गति में है गति में रहना चाहता है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल नहीं लग जाता है तब तक वह गति में ही रहता है, या स्थिर है तो स्थिर में रहना चाहता है। उसी तरह से यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया वर्ड है, रोटेट करने वाला जो वस्तु को रोटेट कराएंगे तो इसके अंदर रोटेशनल मोशन करने वाले वस्तु के अंदर एक गुण होता है जो अपने ही रोटेशनल मोशन का वो अपोज करता है। तो चलिए आइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है सर मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। हल्का सा रफ आइडिया दे देता हूं मैं। यह कोई एक्सिस है, इस एक्सिस से r दूरी पर एक वस्तु है और इस वस्तु का मास है m और ये इसके चारों तरफ रोटेट कर रहा है। तब इस वस्तु का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको कहते हैं रोटेशनल एक्सिस। रोटेशनल एक्सिस इसको बोलते हैं हम लोग, हिंदी में कहते हैं घूर्णन अक्ष। इस घूर्णन अक्ष के परितः वो घूम रहा है चारों तरफ, तब इस वस्तु का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो वही हुआ मास m, डिस्टेंस हुआ r, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, यही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हिंदी में कहते हैं इसको जड़त्व आघूर्ण, उसके पहले था बल आघूर्ण। यह जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान गुना दूरी स्क्वायर, द्रव्यमान गुना दूरी स्क्वायर। अब कहेंगे डायमेंशन बताइए सर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण का बीमा डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ मास इंटू डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस स्क्वायर। तो द्रव्यमान का डायमेंशन गुना दूरी स्क्वायर का डायमेंशन, या दूरी का डायमेंशन लेके उसका स्क्वायर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट मास का हो गया m, डिस्टेंस का हो गया l2, तो ये करेंगे जवाब ml2, ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हैं। और ml2 t टाइम नहीं है इसमें, t0 कर देंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि उसको रोटेट करता है, उसको टाइम से कोई लेना देना नहीं है। रोटेशनल मोशन का अपोज करने वाला जो नेचर है उसी अपोजिंग नेचर को कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उस और टाइम पर डिपेंड नहीं होता है। तो चलिए इससे हम लोग देख लिए। अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देख लिया आपने, याद रहा लट्टू जो घुमाते हैं उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, अर्थ जो घूम रहा है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, साइकिल का चक्का जो आपका घूर्णन गति कर रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, फैन जो घूम रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ठीक, चलिए आइए। आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर आपका 7 है, रोटेशनल मोशन। वहाँ पर रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ना है, उसमें सिर्फ घूर्णन गति का चर्चा पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर जो पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या है। बिना इंटीग्रेशन का इसका एक भी थ्योरी आगे नहीं समझ में आएगा। सारा थ्योरी टोटल इंटीग्रेशन पर बेस्ड है। इसलिए बाबू मैं मैथमेटिकल टूल्स के नाम पर, बेसिक क्लास के नाम पर मैंने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन उतना बता दिया है जो पूरे फिजिक्स में आपको कभी तकलीफ नहीं होगा। तो आप लोग थोड़ा सा, मेन क्लास आपका यहाँ से है, यूनिट एंड मेजरमेंट से, उसके पहले बेसिक क्लास 26 या 27 क्लास दिए हैं, उसको आप लोग जो बच्चे नहीं देखे हैं बारी बारी से मौका निकाल कर आप अपना कर लेंगे। जो भी बच्चे न्यू बच्चे ज्वाइन करते हैं क्लास में, उस न्यू बच्चे के लिए
आपको याद रखना होगा, न्यू स्टूडेंट के लिए कॉल करके पूछ लेना है, जो भी मुझे जानना है समझना है हमसे कॉल करना है। और कॉल नंबर आपका होगा 9199712290। तो चलिए आपको यहाँ तक दिखा दिए। अब 21 में आप देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रेस। स्ट्रेस आपने देखा था डिफॉर्मिंग फोर्स। यूनिट पढ़ाते समय जो टॉपिक सब बताए थे, ये जो बच्चा इसको यूनिट वाला क्लास किया होगा इन सब से पहचान उनको करा चुके हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स थोड़ा सा इसको जानने के लिए बैक आपको जाना पड़ेगा, यूनिट वाला टॉपिक पर चर्चा पढ़ना होगा। डिफॉर्मिंग फोर्स बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया हिंदी में इसको कहते हैं बाबू मेरे प्रतिबल। यह जो शब्द है, ये शब्द प्रत्यास्थता टॉपिक से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी से रिलेटेड है। मतलब रबर को खींचकर जब लंबा करते हैं तो वहाँ जो बल लगाते हैं और किनारे का जो क्षेत्रफल है वही है, यही क्षेत्रफल है क्रॉस सेक्शनल एरिया, और उस पर जो बल लगा खींचेंगे वही बल है डिफॉर्मिंग फोर्स। तो प्रतिबल बल होता है विरूपक बल, जिस बल के कारण आकार बिगड़ जाता है ना, विरूपक बल बटे हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इसका डायमेंशन लिखना है सर। तो ऊपर में कोई भी फोर्स दुनिया में हो, वो फोर्स का डायमेंशन कभी नहीं बदलता है। एरिया कोई भी सतह का हो, उसका भी डायमेंशन कभी नहीं बदलेगा। विरूपक बल बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का डायमेंशन लेंगे तो प्रतिबल का डायमेंशन हमें मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, विरूपक बल का डायमेंशन हुआ ML_T-2 और एरिया कोई भी है तो L2 होगा। सॉल्व करेंगे ML-1T-2 आपका ये हो जाएगा ML-1T-2, ये आपका हो गया स्ट्रेस प्रतिबल का डायमेंशन आपका हो गया। आइए और एक कदम आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अब हम लोग चलेंगे 22 नंबर में। इसी से रिलेटेड इसका गोतिया का नाम है स्ट्रेन, STRAIN, स्ट्रेन। ये होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ ध्यान से समझिएगा, हिंदी में इसको कहते हैं विकृति। बराबर होता है लंबाई में परिवर्तन। ध्यान से सुनिएगा, लंबाई में परिवर्तन बटे मूल लंबाई। दिखाई पड़ा नीचे वाला टर्म आपको? यस सर, नीचे वाला दिख गया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, विकृति बराबर हो गया लंबाई में परिवर्तन बटे मूल लंबाई। अब जरा सा सुन लीजिएगा, जो बच्चे पिछले क्लास को नहीं किए होंगे उनके लिए जरा सा 1 मिनट का। ये सर प्रत्यास्थ पदार्थ है, रबर है। एक किनारे को जकड़ कर दूसरे किनारे को खींचेंगे तो जैसे आप खींचोगे तो इसके लंबाई में कुछ न कुछ वृद्धि हो जाएगा और ओरिजिनल लंबाई आपका ये पूरा इतना है। अब जो खींचेंगे इतना सा लंबाई बढ़ेगा, तो बढ़ा हुआ लंबाई और मूल लंबाई का जो अनुपात है, रेशियो है, उसी को बोला गया स्ट्रेन। हिंदी है विकृति। अब उसका डायमेंशन लेना है तो प्यारे बच्चों ये डायमेंशन लेस हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में भी लेंथ है गुरुजी और नीचे में भी सर लेंथ है। चाहे कोनो लेंथ हो, लेकिन लेंथ तो है ना, तो लेंथ कोई भी है, कोई मतलब नहीं है। तो L/L होगा L⁻0, मतलब इसको कहेंगे 1, मतलब डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस क्वांटिटी, बीमाहीन राशि। हिंदी में क्या कहेंगे? विकृति एक बीमाहीन राशि है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ना तो इसका डायमेंशन होता है, ना तो इसका कोई यूनिट होता है, सिर्फ इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। ठीक है ना,
संख्यात्मक मान है ये, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, कोई यूनिट नहीं होता है, बिना यूनिट का ये इसको मापा जाता है, इसका वैल्यू बिना यूनिट का होता है। चलिए अब हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। दो टर्म आपको और बताएंगे, तब आपका आज का ये टॉपिक छोड़ेंगे, क्योंकि एक ही साथ लोड हो जाएगा, तो फिर अगले दिन याद करके सुनाना भी आपको है, तो आपको याद करना है और सुना भी देना है हमको। तो चलिए एक शब्द और लेंगे, एक और दो शब्द लेंगे और आपका छोड़ेंगे। शब्द नहीं, सॉरी, एक दो टर्म को देखेंगे। 23 कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी हिंदी में कहते हैं प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता गुणांक। सर ये क्या है? अभी तुरंत जो हम लोग 21 और 22 में जो दो टर्म पढ़े, स्ट्रेस और स्ट्रेन, जब आप खींचेंगे तो स्ट्रेस भी होगा स्ट्रेन भी होगा, दोनों एक साथ चलता है। ऐसा नहीं कि स्ट्रेस होगा और स्ट्रेन नहीं होगा, दैट इज इम्पॉसिबल। खींचेंगे वृद्धि होगा तभी स्ट्रेस होगा, वृद्धि होगा तो स्ट्रेन भी होगा। तो वही स्ट्रेन और स्ट्रेन, स्ट्रेस सॉरी स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो है, अनुपात है, उसी को कहा गया है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिबल और विकृति का जो अनुपात है, प्रतिबल और विकृति का जो अनुपात है उसी को कहते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। तो डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस बाय डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन। हिंदी में कहेंगे प्रत्यास्थता गुणांक। ये गुणांक 3 प्रकार का होता है, क्योंकि विकृति भी 3 प्रकार का होता है, लेकिन अभी वो प्रकार पर नहीं जाना है, सबका डायमेंशन सेम होता है, इसलिए हमको डायमेंशन सीखना है, सीख लेंगे, उसके बाद प्रकार पर आगे चलेंगे। प्रतिबल अभी तुरंत हम लोगों ने निकाला है ml-1 t-2 तुरंत निकाला है। विकृति डायमेंशन लेस, इसका मतलब इसका डायमेंशन हो गया सर ml-1 t-2। आपसे कोई पूछेगा तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन यही होगा। चलिए नंबर 24 में आप देख लीजिए जल्दी से। एक तो होता है दाब शब्द, प्रेशर बताए थे या नहीं पता नहीं, हमको याद नहीं है, लगता है नहीं बताए हैं, तो उसको लिख देता हूँ मैं। प्रेशर फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया बता दिए होंगे तो भी ठीक, नहीं बताए होंगे तो बताइए रहे। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो प्रेशर का डायमेंशन बराबर बल का डायमेंशन बटे एरिया का डायमेंशन, बस कोई ज़्यादा इसमें दम नहीं है। इसका जवाब आप यही होगा सेम। फोर्स का हुआ सर mlt-2, कोई भी फोर्स हो, एरिया होता है सर L2, है ना। तो सॉल्व करके देखिए, ये L ऊपर 1 है, यहाँ 2 है, ऊपर जाएगा तो 1 - 2 - 1 t-2 तो ये आपकी जगह अपनी जगह पर। तो यह हो गया आपका सर प्रेशर का डायमेंशन हो गया आपका ml-1 t-2। आर यू रेडी? तैयार हैं? यस सर, हम लोग एकदम तैयार हैं, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो ये आपका हो गया प्रेशर के बारे में, कंप्लीट हो गया गप। और एक टर्म और हमारे पास है, पूरा कर देते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। जो बच्चे पिछले क्लास से करते आ रहे हैं उनको सब दिखाते गए हैं, यहाँ तक सब चीज़ दिखा दिए हैं। अब इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो वो मैं नहीं दिखाया रहूँगा। हाँ, तो
तो उसको दिखाने के लिए आगे और हम देखते हैं आगे बहुत सारी बातें आएगा आपके सामने। देख लो। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हिंदी हो गया गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका दूसरा भी हिंदी वर्ड है, नाम है सार्वत्रिक नियतांक। सार्वत्रिक नियतांक भी इसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं यूनिवर्सल। यूनिवर्सल कांस्टेंट मतलब जो टर्म कभी किसी स्थिति विशेष परिस्थिति में नहीं बदलता है उसी को कहते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट, है ना। हिंदी हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका सिंबल होता है बड़ी जी, भरसक आपको याद होगा। और उसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ इधर। इसका फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं F इंटू आर स्क्वायर बाय M1 इंटू M2। ये कहाँ से आता है? तो इसका डायमेंशन लेना है, बड़ी जी हुआ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन ले रहा हूँ मैं, कैपिटल बॉक्स में घेर दिया मतलब डायमेंशन। तो फोर्स का डायमेंशन F हुआ फोर्स का डायमेंशन इंटू R हुआ डिस्टेंस का डायमेंशन बाय M1 हुआ मास, M2 भी हुआ मास। तो सर सबका डायमेंशन बैठाएंगे ML-T-2, R हुआ डिस्टेंस, L होगा मास का M, दूसरा मास भी M। एक M कट जाएगा, एक M ऊपर चला जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा M-1 L2 और एक 3 हो जाएगा T-2 हो जाएगा। ये हुआ डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट गुरुत्वाकर्षण नियतांक का डायमेंशन क्या होगा, ये जवाब आपके सामने है। आपको ये जवाब याद रखने होंगे, जवाब देने भी होंगे आपको। राइट, तैयार हैं हम लोग? यस सर, तैयार है। तो चलिए, एक लिमिट पॉइंट तक मैं पहुंचा दिया। फिर आपको अगले क्लास जो आपका प्रॉपर टाइम है उसी टाइम पर होना है और उस टाइम पर आपको देख लेना है। राइट, चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अपने रेगुलर टाइम पे। तो हम ये कोशिश करेंगे, चाहेंगे कि आप लोग जितने बच्चे इसको देख रहे हैं सबको ये याद हो जाना चाहिए। याद करिएगा, 2 बार भूलिएगा, फिर 1 बार याद कीजिए, फिर भूलिएगा, 3 बार याद कीजिएगा, तब 4 बार, 5 बार में जब याद होकर फाइनल हो जाएगा तब नहीं भूलिएगा। इसीलिए 1 बार याद करके सोचिएगा याद हो गया, नहीं आप भूलेंगे ही निश्चित है। दुनिया में सारे बच्चे भूलते हैं, इसलिए आप भूलते हैं तो अन्याय नहीं होगा। इसलिए क्योंकि सब एक के जैसा मिलता जुलता रहता है तो ओवरलैप हो जाता है, इसका उसमें उसका इसमें मालूम हो जाता है। तो 2-4 बार जब सिंसियर होकर करेंगे तब आपको याद होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।